हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल। उसमें बोर ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे और उस स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के चारों ओर वर्ताकार कक्षों के अंदर गति करते हैं। तो उन वर्ताकार कक्षों की त्रिज्या फिक्स रहती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग फिक्स रहता है और उनका ऊर्जा स्तर, जो वर्ताकार पथ है उनका ऊर्जा स्तर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अपन को दो इक्वेशन मिली थी, mvr बराबर nh/2π, मतलब कोणीय संवेग h/2π के बराबर या सरल गुणक होगा, वही कक्षा संभव है। और सेकंड चीज, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए उन पे जो अभिकेंद्री बल और अपिकेंद्री बल लगेगा वो हमेशा दोनों बराबर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन उस पथ में गति कर पाएंगे। तो अपने पास सेकंड इक्वेशन प्राप्त हुई थी ये वाली, mv²/r 1/4πε0 z²/r²। अब जब बोर ने बोला है कि फिक्स त्रिज्या, मतलब एक पर्टिकुलर त्रिज्या वाले वर्ताकार कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो उस त्रिज्या का मान कैलकुलेट करेंगे अपन, परमाणु कक्ष की त्रिज्या। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं। पहला अपने पास फॉर्मूला है mvr = nh/2π। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी अपने पास। सेकंड अपने पास है mv²/r = 1/4πε0 ze²/r²। ये अपने पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर यदि अपन v को हटा दें तो अपने पास r का मान प्राप्त हो सकता है। तो v को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, m²v²r² बराबर n²s²/4π²। ये स्क्वायर हो गया। अब जो अपने पास इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर लेंगे। तो ये इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, m²v²r² इक्वल्स टू n²h²4π²। तो इसके डिवाइड के अंदर ये लिखूंगा, जब भिन्नों को डिवाइड में लिखा जाता है तो उसको उल्टा लिख दिया जाता है। मैं इसको उल्टा करके इसके गुणांश में लिख देता हूं, इनटू ये r उल्टा करूंगा, r ऊपर चला जाएगा, m/v² नीचे आ जाएगा। अब इसको उल्टा करके लिखूंगा तो इसके इनटू में क्या आ जाएगा, 4πε0 डिवाइड बाय 1, ये r ऊपर चला जाएगा, r² डिवाइड बाय ze²। जब भी भिन्न को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली भिन्न हमेशा उल्टी होके गुणज में लग जाती है, गुणनफल में आ जाती है। अब अपन इसको काट लेते हैं, क्या क्या कटेगा, 1 m से 1 m चला जाएगा, v² से v² कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, 1 पाई को खा जाएगा। अब क्या बचा है अपने पास, r², इधर r है इधर r² है, तो ये r को खा जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, r², एक मिनट, ये r² है, ये r² से r² खा जाएगा, इधर r बचेगा ये। तो अपने पास क्या बचा, mr इक्वल्स टू n²h²/π/ε0 ze²। अब ये r बराबर क्या हो जाएगा, n²h² डिवाइड बाय पाई, m नीचे गुणा में तो भाग में आ जाएगा, m/ε0 आ गया, ze²। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया,
आर बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम पाई जेड ई स्क्वायर। तो अपने पास ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। तो अपने पास अपन कांस्टेंट को अलग लिख देते हैं, आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर बटे जेड। ये सारी चीजें कांस्टेंट है ये वाली, तो इनका अपन मान रखेंगे तो इसका मान आएगा 0.529 आता है, अपन 53 मान लेते हैं इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एंगस्ट्रॉम आएगा ये मान, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। तो अपने पास ये आ गया आर का मान। आर एन कक्ष, कोई भी परमाणु के एन कक्ष में त्रिज्या का मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर होता है। और इसका शॉर्ट फॉर्मूला आ गया अपने पास 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसके। अपने पास क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन परमाणु की के एल एम एन कक्षाओं के त्रिज्याओं का ज्ञात कीजिए। के यानी फर्स्ट, एल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अपने इस मान रख लेते हैं आर एन या 1 मान लो 0.53 इंटू एन स्कोर। पहले के लिए एन क्या, एक का स्कोर 1 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। तो हाइड्रोजन की पहले कक्ष की त्रिज्या होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह हाइड्रोजन के दूसरे कक्ष की त्रिज्या होगी 0.53 एन स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जो भी मान आएगा वो होगी सेकंड की। इसी तरह थर्ड की होगी 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जो भी मान आएगा वो होगा 3 की। उसी तरह फोर्थ कक्षा की त्रिज्या होगी 0.5 इंटू 16, जो भी मान आएगा वो होगी चौथी कक्ष की त्रिज्या। बोर मॉडल की एक लिमिटेशन है, बोर मॉडल उसी एटम पे लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अब अपने को हीलियम में ज्ञात करना हो तो हीलियम के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम में 2 है। तो ये 2 पे हीलियम पे मॉडल लागू नहीं होगा, लेकिन He+ पे लागू होगा। He+ हो गए, प्लस होते ही 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बच्चा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम पे 3 होते हैं तो Li+2 पे काम करेगा ये। बेरिलियम, बोरॉन उसी तरह, जिसमें अपने को पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन घटता जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जब उस परमाणु के अंदर, तभी उसके ऊपर बोर मॉडल लागू होगा। ये बोर मॉडल की एक लिमिटेशन है। तो अपने पास तीसरा फॉर्मूला आ गया रेडियस का, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। अपने को शॉर्ट फॉर्मूले के साथ साथ अपने को डेरिवेशन भी मालूम होना चाहिए कि डेरिवेड कैसे हुआ। कई बार एग्जाम में जेई मेंस में कई बार पूछा गया है, या ये मान चेंज कर देते हैं। यदि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका आवेश ये हो, उसका द्रव्यमान ये हो, तो अपने को इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होगा तब तो उसका मान फिक्स होगा, और 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर से अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से पूछ ले, कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज ये हो, द्रव्यमान ये हो, गति कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या या कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो अपने को इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अपने को दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेड कैसे हुआ ये भी याद होना बहुत जरूरी है। अब किसी कक्षा के अंदर घूर्णन कर रहे या गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग, गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करते हैं।
वेग ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला लिया एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, अपने पास ये आया हुआ है। अब इसके अंदर अपन आर का मान रख ले, आर का मान पुटअप कर लेते हैं ये वाला। तो m इंटू वी, आर का मान क्या है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई m z e स्क्वायर इक्वल्स टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। एक पाई को खा जाएगा, एक h को खा जाएगा, एक n को खा जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये m से m कट जाएगा, m से m कट गया तो v इंटू एप्सिलॉन नॉट nh डिवाइड बाय z e स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 1/2। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू z e स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये हो जाएगा वेग का मान, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब इसके अंदर भी अपन सेम फंडा अपनाएंगे। वेलोसिटी के लिए जो भी कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, ये इधर जेड आ गया, डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, इनटू एन आ गया। ठीक है, तो इन सभी कांस्टेंट का मान रख के अपन ज्ञात करेंगे। तो इनका मान आएगा, तो इसका मान आएगा 2.18 इंटू 10 की घात 6 Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। इसको यदि सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना हो तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये त्रिज्या का आ गया, मतलब n कक्षा के अंदर त्रिज्या का फॉर्मूला, वैसे ही n कक्षा के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, z e स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h n इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब अपन हाइड्रोजन के एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट त्रिज्या के अंदर यदि निकाल लें, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी निकालें, तो हाइड्रोजन के लिए z 1 हो जाएगा और n भी 1 है, तो इसका वेलोसिटी आ जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन के एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग है, ये जो है। तो अपन अंदाज लगा सकते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 10 की पावर 6 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी ये। तो अपने पास वेलोसिटी आ गई, अपने पास रेडियस आ गई। अब हम नेक्स्ट इन कक्षाओं की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता अपना किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बोर ने बताया था कि जो भी कक्षा होती है उनकी ऊर्जाएं फिक्स होती है, जैसे K L M N। तो इनकी कक्षाओं की ऊर्जा फिक्स होती है। उन ऊर्जाओं में, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन यदि स्थानांतरित होगा, जैसे कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा में होगा तो ऊर्जा लेगा, यदि ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा में होगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। के ई से लिख देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी
का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब कोई चार्ज पार्टिकल ये केंद्र के चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर अपन वी का मान लिख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का अपने पास मान पड़ा है ये रहा, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसमें से जो कांस्टेंट राशि है वो मैं निकाल देता हूं। आप 1/2 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मैं यहाँ 8 लिख देता हूं, ठीक है, 1/8। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/8 मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोट का मान कांस्टेंट है, एच प्लांक स्थिरांक का मान कांस्टेंट है। तो अपने पास क्या बच गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कांस्टेंट कांस्टेंट हमने अलग ले लिए क्योंकि इनका मान तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का मान आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये मैं यहां लिख लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जब कोई भी पार्टिकल दो स्टेट फेज में हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी हो, दो पार्टिकल पास पास में हो, तो उनके पास एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या हिंदी में बोले तो स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा। तो स्थितिक ऊर्जा का मान क्या होता है, जैसे दो पार्टिकल है ये वाले, एक पार्टिकल Q1 दूसरा पार्टिकल Q2, अपन ने ये पहले भी किया था, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इसका मान होगा पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। तो यहां पे Q1 क्या है, Q1 तो हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, और Q2 हो गया न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, Ze, तो ये प्लस में हो जाए Ze। तो अपन Q1 Q2 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान रख देते हैं Z, Q1 का रख देते हैं E और Ze अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइड बाय R। ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का सिंबल आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अब इसके अंदर अपन R का मान पुट कर देंगे, R का मान ये पड़ा अपने पास, R का मान लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर डिवाइड बाय, ये मान रहा अपने पास, मैं ये थोड़ा साफ कर लेता हूं, ये आ नहीं रही है। हमने यहाँ आर का मान पुट कर दिया, आर का मान कौन सा था, ये था। तो कोई भी भिन्न जैसे नीचे आती है बट्टे के अंदर तो उल्टी हो जाती है, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख दिया, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। अब क्या हो रहा है, इसको काट देते हैं अपन, पाई से पाई मर गया, जेड स्क्वायर एम, ठीक है, ये पाई से पाई कटेगा और तो कुछ कटने वाला है नहीं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं कटेगा। चलो मैं लिख लेता हूं 1/4 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या होगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4, जेड स्क्वायर ई की पावर 4। अब यहां पे अपन देखें, एम ये पड़ा है, एम पड़ा है ये, ठीक है। यहां पे अपन देखें ये और ये लगभग मैच कर रहा है, ई की घात 4 है, एम है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, लेकिन ये 4 मैच नहीं कर रहा है। 4 मैच नहीं कर रहा तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, अपने पास मान आ जाएगा 2 into 1/8 m e की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मैंने कांस्टेंट अलग लिख दिए, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये माइनस तो आ ही रहा है, अपन ने यहाँ माइनस रखा, माइनस माइनस ये माइनस, ठीक है। तो अब इसका मान क्या आ जाएगा, अब जब ये अपन ने मान रखा, इसका मान था 13.6, तो यहां पर भी ये मान है अपन सेम है, तो अपन 13.6 ले लेकर देंगे, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान आ जाएगा 2 into 13.6 into z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये है माइनस में। तो अपने पास टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी अपने पास, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितनी है, 2 into 13.6 into z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस ये 13.6 into z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 2 में से 1 चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, तो इसका मान आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी अपने पास क्या है, माइनस में आ रही है टोटल एनर्जी, ध्यान रखना 13.6 इंटू जेड स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ईवी। इसका मान मैं एक तरफ लिख लेता हूं, अपने पास टोटल एनर्जी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब अपन इस फॉर्मूले से हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करेंगे। कौन से ऑर्बिट की, 1 2 3 4
4 ऑर्बिट की अपन एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हाइड्रोजन के पहले लेवल की एनर्जी क्या होगी, पहले लेवल यहां मान पुट किया हाइड्रोजन का 1 या 1, तो 13 -13.6 आएगा। परमाणु क्रमांक भाई Z1 है और नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, तो 1 हो जाएगा और 13.6 आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे की निकालेंगे, तो क्या आएगा -13.6 इंटू जेड स्कोर तो हो गया 1, एन स्कोर 2, एन का मान 2 है क्योंकि अपन सेकंड ऑर्बिट की निकाल रहे हैं, तो 2 4 क्या आ जाएगा मान, तो इसकी आएगी 3.4 -3.4। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 13.6 इंटू जेड तो एक ही है और एन का मान 3 है, 3 3 9, तो इसकी आ जाएगी 1.5। इसी तरह 4 नंबर ऑर्बिट की क्या आ जाएगी -13.6 इंटू जेड का मान 1 है, एन का मान कितना है 4 है, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.85। अब इसको अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या है ये चीज। हाइड्रोजन के अपने 4 ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये फर्स्ट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी है 13.6 माइनस सेकंड की है -3.4, थर्ड की है -1.5, फोर्थ की है -8.5। तो अपन देखें जैसे माइनस में 13.6 है, फिर माइनस में 3.4 है, माइनस में 1.5 है, माइनस में 8.5 है। अब अपन ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी माइनस में क्यों है, ये अपन एक बार देख लेते हैं माइनस में किस लिए है। इसके पास क्या होता है, नाभिक का ये कर्ज होता है। जिस तरह से अपना डेबिट अकाउंट होता है, जैसे अपना लोन अकाउंट होता है, और अपने अंदर जैसे लोन हुआ होता है, तो अपन की राशि माइनस में दिखाई जाती है कि उसके ऊपर 800 का कर्ज है। यदि अपन 800 भर दें तो अपन बैंक से फ्री हो जाए। उसी तरह यदि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, इसके एनर्जी है -13.6। यदि इलेक्ट्रॉन को -13.6 ईवी एनर्जी अपन दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें माइनस चार्ज होते हैं और माइनस चार्ज बढ़ रहा है इस तरफ, मतलब एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, इस तरह एनर्जी बढ़ रही है। ये तो एक चीज होगी। एक चीज अपन ने और देखी थी, सपोज कीजिए एक बर्तन के अंदर अपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली और इधर से अपन ने लाइट पास की तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये खा जा रहा था, बाकी इस पे स्पेक्ट्रम आ रहा था। सपोज कीजिए ये अपने एक बार दर्शनीय क्षेत्र के ले लेते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ये रेड को खा रहा था, बाकी सब आ रही थी, तो रेड नहीं आ रहा था। तो इसको ये जो टूटा फूटा स्पेक्ट्रम आ रहा है, बीच में से कुछ स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर वेवलेंथ की गायब थी, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड यही तो स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया था कि हाइड्रोजन जैसे पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल या परमाणु लें और उस पे पर्टिकुलर वेवलेंथ की 4-5 वेवलेंथ की अपन इसमें लाइट डालें, तो वो ऑब्जर्व पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों कर पा रहा है, एक बीच में से गायब थी, बाकी सब प्रेजेंट थी। तो इसी को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। यही बहुत बड़ा जो बोर का मॉडल था, मेन इसी पे डिजाइन किया गया था, यही समझाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अब मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एनर्जी दी
10 eV की, 10 eV की दी 13.6, 10 क्या बचेगा पीछे 3.6 माइनस 3.6। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, मैंने इसको एनर्जी दी 10 eV की, तो इसके पास क्या बची 3.6 की एनर्जी बची। 3.6 का कोई है क्या ऑर्बिट, है ही नहीं, तो ये 10 eV की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, 10 eV की एनर्जी की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब मैंने 10.2 लिया, तो 10.2 लिया माइनस 2, तो ये आएगा 3.4, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या बचेगी 3.4, तो ये 10.2 eV की एब्जॉर्ब कर लेगा और इस कक्षा में आ जाएगा, सेकंड वाली कक्षा में आ जाएगा, जिसका एनर्जी लेवल है 3.4। तो अब जैसे कोई हाइड्रोजन का एटम है, इस पे 2 वेवलेंथ की एनर्जी की वेव आ रही थी, पहली वेव की एनर्जी थी 10 eV, दूसरे की थी 10.2 eV, तीसरे की थी 10.3 eV। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सी eV की लाइट को खाएगा, वो खाएगा 10.2 eV की लाइट को खा जाएगा। ये लाइट एज इट इज निकल जाएगी, ये 10 eV वाली निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी 10.3 वाली, 10.2 को खा के एब्जॉर्ब करके वो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का यही कारण था और ये बोर्ड ने सिद्ध किया अपने मॉडल से। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपन क्वांटम स्पेक्ट्रम करेंगे, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम करेंगे। तो एक बार ये वापस रिवीजन कर लें और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।